हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। आज हमारा एमसीक्यू सेशन है। एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करने से पहले पिछली लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें कुछ रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, जिसमें कुछ गलती हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया, मैं बहुत खुश हुआ कि स्टूडेंट्स इन चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं, लेक्चर्स को सीरियसली ले रहे हैं। और मैंने उनको वहाँ पे भी बताया था इस क्वेश्चन का रेक्टिफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और हालांकि मैंने वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई किया था इसके बारे में। और ये भी बहुत अच्छी चीज़ हुई कि ये इसमें गलती होगी। इसमें गलती की वजह से हम इसमें आज और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। और एक ट्रिक मैंने इसमें फाइंड कर दी है, वो आप उससे आपको पता चलेगा कितना इजी हो जाएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि x हमारे पास एक सीरीज़ है जिसमें x के वैल्यू यूँ हैं 4, 6, 8, 10 एंड 12। इफ इन द above एग्जाम्पल मीन इज इंक्रीज्ड बाय 2, अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में इस सीरीज में मीन जो है वो इंक्रीज किया गया है 2 से, व्हाट विल हैपन टू द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस इफ ऑल आर इक्वली अफेक्टेड। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन इक्वली अफेक्ट हो रही है तो हमें बताना है कि हर ऑब्जर्वेशन में कितना कितना इम्पैक्ट आ जाएगा, यानी कि कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाएगा। वही हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। पिछली बार हमसे एक गलती हो गई थी, हमने डायरेक्टली मीन को यहाँ लेके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन वो तरीका नहीं है। देख लीजिए, जल्दबाजी में मेरी से वो गलती हो गई, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। तो हमारा ये तरीका है, मैंने आपको मीन के लिए जो फॉर्मूला बताई थी वो है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। क्लियर? यही था हमारा इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन कैलकुलेट करने का तरीका। हमारे पास सीरीज दी गई हो, ये है हमारे पास, जब इसको सम करते हैं हम तो ये हमारे पास समेशन ऑफ एक्स बन जाता है डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास बन जाता है 40 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 8। तो ये है हमारा मीन। तो मीन हमारे पास कितना आया? हमारे पास मीन है 8। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा समेशन ऑफ एक्स कितना आया हमारे पास 40 और मीन कितना आया 8। ये दो चीज़ें आपको नोट करनी है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताता है? इफ़ द मीन इज इंक्रीज्ड बाय 5। जो हमने मीन कैलकुलेट किया हुआ है पहले सीरीज में, कहते हैं क्वेश्चन में अगर इस मीन को 2 से बढ़ा दिया गया है, तो अगर 2 से बढ़ा दिया गया है तो नया मीन क्या बनता है? 8 + 2, सिंपल। तो ये हमारे पास 10 बन जाता है। अब हमें नया मीन पता चला, लेकिन हमें नहीं पता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन पे कितना इम्पैक्ट आया है। वो हम देखते हैं। देख लीजिए, हमारे पास सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास न्यू मीन ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, वो हमने कैलकुलेट किया, वो है 10 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो भी मेरे पास है अभी 5। अगर हम देखेंगे एक्स बार और ये हमारे पास समेशन ऑफ एक्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एक्स बार तो हमने कैलकुलेट किया, इस तरह से फॉर्मूला है यहाँ पे, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, लेकिन इस एक्स बार को हम एक्स बार डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। देख लीजिए, तो एक्स बार मेरे पास क्या हुआ? 10 हुआ। क्लियर? और समेशन ऑफ एक्स मुझे कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाई एन। देख लीजिए, एन मेरे पास 5 है, 5 इंटू 10 इज 50। तो एक्स बार सॉरी समेशन ऑफ एक्स डैश मेरे पास कितना आया? 50। अब मेरे पास समेशन ऑफ एक्स डैश आया 50। इसका मतलब है अब मैं देख सकता हूँ पहले समेशन और नेक्स्ट समेशन में क्या फ़र्क है। देख लीजिए, हमारे पास जो समेशन ऑफ एक्स डैश आया वो हमारे पास 50 आया, और पहले हमारे पास समेशन कितना था जो हमने कैलकुलेट किया था? वो हमारे पास 40 था। तो 40 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 10, यानी कि समेशन में जो फ़र्क आई है वो 10 का फ़र्क आया है। क्लियर? तो 10 का फ़र्क है पहले समेशन, और जब हमारा मीन इंक्रीज हुआ तो दूसरे समेशन में हमारे पास 10 का फ़र्क है। देख लीजिए, अब जब हमारे पास 10 आया तो ये जो 10 है ये अब डिस्ट्रीब्यूट होगा हर एक ऑब्जर्वेशन में। सिंस हमने यहाँ देख लिया 10 नीड्स टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच ऑब्जर्वेशन वी विल गेट, तो 10 हमारे पास टोटल है, तो ये 5 ऑब्जर्वेशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इट मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 2। तभी जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना हम, जब डिवाइड करेंगे इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो विच इज इक्वल टू 2। तो 2 से इंक्रीमेंट होगा हर एक ऑब्जर्वेशन को। क्लियर? ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, लेकिन मैं आगे आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। फिर से आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस पे एक और क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है आगे, हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाए। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सीरीज़ को लेना है, उसका
आपने समेशन कलेक्ट करना है, मीन कलेक्ट करना है। ये दोनों चीज़ें जब आपके पास आ गई, आपने फिर इंक्रीमेंट करना है मीन में और नया मीन कैलकुलेट करना है। नया मीन आपने कैलकुलेट किया है, फिर आपने एक्स बार डैश कैलकुलेट करना है, जो आपके पास आ जाता है एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार डैश, ये हमारे पास नया मीन है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डैश डिवाइडेड बाई एन। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं नया समेशन ऑफ एक्स डैश। जब आपने नया समेशन ऑफ एक्स डैश कैलकुलेट किया, फिर आपने क्या करना है, आपने करना है समेशन ऑफ एक्स डैश माइनस समेशन ऑफ एक्स जो हमने पहले किया हुआ है। तो वो डिफरेंस जब आपके पास आ जाएगी, उसको आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। आपके पास आ जाएगा कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन हर एक ऑब्जर्वेशन को मिल जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो इस पे अगर आगे क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए, और एक इसमें मैं ट्रिक बताऊंगा, मैंने इसमें क्या ट्रिक फाइंड करी है, जहां आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, आप डायरेक्टली बता सकते हैं इसका आंसर क्या है विदाउट इवन सॉल्विंग द क्वेश्चन। चलिए, अब है हमारा एमसीक्यू सेशन। एमसीक्यू सेशन में आपके लिए मैं 20 एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। एमसीक्यूज़ सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि मैंने आपको पहले भी प्रोसीजर बताया था कि जो ही मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर नोट कीजिए, फिर वीडियो को रिज्यूम करके आप मेरे आंसर्स के साथ मैच कीजिएगा, और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए आउट ऑफ 20 आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, यही हमारा तरीका रह चुका है, आज भी हम इसी तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। और एक बात, हो सकता है कुछ नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हो जिनको डर लग रहा होगा, इसमें जो मैंने कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। देखिए, परसों या कल मुझे एक स्टूडेंट का टेक्स्ट आया था, उसमें उसने कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने उससे बताया था, मुझे नाम नहीं है, मैंने नाम नहीं पूछा स्टूडेंट से, तो मैंने उससे बताया था, बेटा अभी ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के पैटर्न पे मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए हुए हैं, आप इस पे वो वाली फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। मीडियन बेस था शायद कोई क्वेश्चन। तो जो ही मैंने उसको वो फॉर्मूला बता दी, उसने कहा हाँ सर मैं ट्राई कर लेता। मैंने कहा आप 2 मिनट ट्राई कर लीजिए, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो मैं डेफिनेटली आपको सॉल्व करके आपको बता दूंगा किस तरह से सॉल्व किया जाता है। उसने कहा ठीक है सर, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। तो 2 मिनट नहीं हुए थे पूरे, मुझे उसकी तरफ से रिप्लाई आया है कि सर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और इसका आंसर ये है। देख लीजिए, सबसे पहली चीज़ ये है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रॉब्लम की आंखों में आंखें डाल के आपने उस प्रॉब्लम से नहीं डरना है, बल्कि उसको फेस करना है। जो यकीन के राह पे चल पड़े, उन्हें रास्तों ने पनाह दी। जो यकीन के राह पे चल पड़े, उन्हें रास्तों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पे बहक गए। सबसे पहली चीज़ आपने जो करना है वो अपने आप पे यकीन रखना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। जब आपने अपने आप में कॉन्फिडेंस रखा, तो उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत सामने नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन होगा सॉल्व नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन पहले ये चीज़ है, जब तक आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होगी, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ये गारंटी मेरी तरफ से है। तो अपने आप पे जो यकीन है, अपने आप पे जो फेथ है, अपने आप पे जो कॉन्फिडेंस है, उसको स्ट्रांग बनाए। ठीक है, चलिए, मैं पूरा एश्योर्ड हूँ कि आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कर लेंगे, क्योंकि हमने ये सभी क्वेश्चंस किए हुए हैं। ऑली बोर्ड से स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चंस भेजते हैं, जहाँ जहाँ से उनको एमसीक्यूज मिलते हैं वो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके भेजते हैं। सर थैंक यू कि हम हर एक जगह से आपके वजह से एमसीक्यूज सॉल्व कर पा रहे हैं, हमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जब हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो इन 20 एमसीक्यूज में भी कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। तो अभी आप बूस्ट अप हो गए, चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एनी मेजर इंडिकेटिंग द सेंटर ऑफ ए सेट ऑफ डेटा अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द मेजर ऑफ। वो मेजर जिसमें अब हम सेंटर ऑफ द सेट ऑफ डेटा देखते हैं, और हम साथ साथ अरेंज भी करते हैं डेटा को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑन द बेस ऑफ मैग्नीट्यूड और ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो उस मेजर को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज स्क्यूनेस, ऑप्शन बी इज सिमेट्री, ऑप्शन सी इज सेंट्रल टेंडेंसी, ऑप्शन डी इज डिस्पर्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 आपने देख लिया, सुन लिया, वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपना आंसर नोट कीजिएगा। चलिए, मैंने आपको बताया था जहां पे भी हम मेजर करेंगे सेंटर ऑफ द सेट ऑफ डेटा, तो उसे हम कहते हैं मीडियन। क्लियर? तो मीडियन किस में आता है? वो आता है सेंट्रल टेंडेंसी पे, उसे हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इजी क्वेश्चन,
इस पे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए और कुछ तरह से इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिस्टेड बिलो इज। इनमें से आपने बताना है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इनमें से कौन है। ऑप्शन ए इज द रॉ स्कोर, ऑप्शन बी इज द मीन, ऑप्शन सी इज द रेंज एंड ऑप्शन डी इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। चारों ऑप्शंस मैंने आपके लिए पढ़ लिए, तो आप देख लीजिए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की कैटेगरी में कौन सा जो हमारे पास वैल्यू दिया, कौन सा ऑप्शन जो दिया गया है जो करेक्ट है। आंसर आपने नोट कर लिया, तो हमारा आंसर रहेगा मीन। मैंने आपको बता दिया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारे पास है उसमें हमारे पास 3 चीज़ें आते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द मीन फॉर द सेट ऑफ डेटा obtained by assigning each data value a weight that reflects its relative importance within the set is called। वो मीन जिसमें हर एक वैल्यू, हर एक ऑब्जर्वेशन को वेट दिया जा रहा है, अलग अलग वेट दिया जा रहा है। ठीक है, जब अलग अलग वेट दिया जा रहा है तो उसमें रिलेटिव इंपॉर्टेंस, इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होगी बल्कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस होगी विद इन दिस सेट इज कॉल्ड। उससे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज ज्योमेट्रिक मीन, ऑप्शन बी इज हार्मोनिक मीन, ऑप्शन सी इज वेटेड मीन एंड ऑप्शन डी इज कंबाइंड मीन। चारों ऑप्शंस आपने देख लिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है नोट कीजिएगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज वेटेड मीन। मैंने आपको बताया जब भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन में हर एक ऑब्जर्वेशन सीरीज में हर एक ऑब्जर्वेशन को अलग अलग वेट दिया जाता है, उससे हम इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं कहते हैं बल्कि हम उससे रिलेटिव इंपॉर्टेंस कहते हैं। जब रिलेटिव इंपॉर्टेंस मिलती है हर एक ऑब्जर्वेशन को, उससे हम कहते हैं वेटेड मीन। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था वेटेड मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें हर एक ऑब्जर्वेशन को अपने अपने वेट के साथ मल्टीपल होके उनका समेशन निकालते हैं और हमारे पास वेटेड मीन आ जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 आइटम्स इज 4। हमारे पास अर्थमेटिक मीन जो है 10 आइटम्स का वो है 4 एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 आइटम्स इज 10। और हमारे पास अर्थमेटिक मीन जो 5 आइटम्स का है वो हमारे पास 10। द कंबाइंड अर्थमेटिक मीन इज, हमें देखना है इनका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या है। क्लियर? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, इस पे फॉर्मूला भी बताया था और इसमें हमने एग्जाम्पल भी की थी कि कैसे हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? याद है आपको? ऑप्शन ए इज 4, ऑप्शन बी इज 5, ऑप्शन सी इज 6 एंड ऑप्शन डी इज 90। अब सॉल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके। चलिए हम भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कंबाइंड मीन का मैंने आपको तरीका बताया था। इसमें क्या करना है, हमें मीन 1 इंटू नंबर ऑफ आइटम्स इन फर्स्ट प्लस मीन 2 इंटू नंबर ऑफ आइटम्स इन सेकंड मीन। ठीक है, हमारे पास जो पहली कैटेगरी है उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं और उसका मीन क्या है। सेकंड ऑब्जर्वेशन में हमारे पास मीन क्या है और उसमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सम करना है दोनों ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, इनमें कितने कितने आइटम्स हैं। m1 यानी कि मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज इंटू नंबर ऑफ आइटम्स इन फर्स्ट सीरीज प्लस मीन इन ऑफ सेकंड सीरीज इंटू नंबर ऑफ आइटम्स इन सेकंड सीरीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स इन फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज। ठीक है, चलिए पहले सीरीज में हमारे पास मीन क्या है, मीन है 4 और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 10 प्लस सेकंड सीरीज में हमारे पास मीन क्या है, मीन है हमारे पास 10 और नंबर ऑफ हमारे पास आइटम्स कितने हैं 5। क्लियर? डिवाइडेड बाय सम ऑफ आइटम्स इन फर्स्ट एंड सेकंड। पहले में हमारे पास 10 आइटम्स है और दूसरे में हमारे पास 5 आइटम्स है। सिंपल हो गया। तो ये हमारे पास बनता है 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 15 विच इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 15। 90 डिवाइडेड बाई 15 आ गया आपके पास। जब आपके पास 90 डिवाइड बाई 15 आया तो आप इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं। 15 1 जार एंड 15 6 जार।
ठीक है, तो एग्जैक्ट आपके पास जो कंबाइंड मीन आता है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 6। फॉर्मूला आपको याद है ना, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मैंने एक बार बताया है, अभी इसको हमने सॉल्व भी किया है। इस तरह से हम कंबाइंड मीन सॉल्व करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 6। आप अपने आंसर के साथ मैच कीजिएगा कि आपका आंसर भी सही आया, और फिर मुझे बाद में बता दीजिएगा कितने आपने सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द वैल्यूज आफ्टर दे हैव बीन ऑर्डर्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट और फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड। मिड पॉइंट हमारे पास एक सीरीज में जो रहता है, जब हम उस सीरीज को ऑर्डर करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, वही होता है ना असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम किसी सीरीज को ऑर्डर करते हैं, सॉर्ट करते हैं, उसके बाद हमारे पास जो मिड पॉइंट आता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज मीन, ऑप्शन बी इज मीडियन, ऑप्शन सी इज लोअर क्वारंटाइल, ऑप्शन डी इज अपर क्वारंटाइल। अपना आंसर जो है नोट कीजिएगा। सही, चलिए, तो राइट आंसर है हमारा इसमें मीडियन। मैंने आपको बताया कि मीडियन जो है वो एक सीरीज को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करता है। तो हम मीडियन में हम जो हमारे पास सीरीज होते हैं उसको ऑर्डर करते हैं इधर इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, मैंने आपको बताया, उसके बाद ही हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ ए वेरिएंट दैट डिवाइड द सेट ऑफ डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स आफ्टर अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड। वो वैल्यू जो एक सीरीज को दो सेट्स में डिवाइड करता है इक्वली, उसे हम क्या कहते हैं? जब वो पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले उसको सॉर्ट करता है, उसको उसके बाद उस सीरीज को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करता है, उससे हम क्या कहते हैं? ठीक है, हमारे पास पहला ऑप्शन है क्वारंटाइल्स, ऑप्शन बी इज डेसाइल्स, ऑप्शन सी इज परसेंटाइल एंड ऑप्शन डी इज मीडियन। जब हमारे पास एक वेरिएट होता है जो डिवाइड करता है सीरीज को दो इक्वल सेट्स में, उससे हम क्या कहते हैं? दो इक्वल पार्ट्स में, उससे हम क्या कहते हैं? मैंने पहले भी बताया, उससे हम मीडियन कहते हैं। इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का मकसद ये है क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेसी भी होगी, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बतानी है। अगर कोई वैल्यू एक सीरीज को दो हिस्सों में तकसीम करता है तो उसे हम मीडियन कहते हैं। अगर 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं उसे हम क्वारंटाइल कहते हैं। अगर 10 हिस्सों में तकसीम करता है उसे हम डिसाइल्स कहते हैं। अगर 100 हिस्सों में तकसीम करता है उसे हम परसेंटाइल कहते हैं। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया। लेकिन आपको यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए इसका मतलब है मीडियन। अगर आपसे पूछा जाए 4 पार्ट्स में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? क्वारंटाइल। ठीक है, चलिए, ये था इस क्वेश्चन का लाने का मकसद। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द मोड और द मोडल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएट फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज। मोड हम उस चीज़ को, उस वैल्यू को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में से जो वैल्यू की फ्रीक्वेंसी क्या हो, मिनिमम हो, मैक्सिमम हो, ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो। किसको हम मोड कहते हैं या मोडल वैल्यू हम किसको कहते हैं, किस वैल्यू को कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? जिसकी फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया था, अपना आंसर नोट कीजिएगा। मैंने बताया था मोड हम उसी वैल्यू को कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। वी मस्ट अरेंज द डेटा बिफोर कैलकुलेटिंग। कि हमारे पास 3 मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी जो है, मीन, मीडियन एंड मोड। किस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करते समय हमें डेटा को अरेंज करना होगा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर? मतलब मस्ट, इट्स मस्ट दैट यू हैव टू अरेंज द डेटा, otherwise you will not get the correct answer. So it is mandatory that you need to sort the data before calculating that measure of central tendency. वो कौन सी है? ऑप्शन ए इज मीन, ऑप्शन बी इज मीडियन, ऑप्शन सी इज मोड। क्लियर? और ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। किस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करते समय आपने पहले सीरीज को अरेंज करना होगा? अपना आंसर नोट कीजिएगा। क्या वो मीन है, मीडियन है, मोड है या ऑल ऑफ द अबव? आंसर नोट किया?
चलिए, हमारे पास अगर हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है आप उसको किसी भी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं. इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू नीड टू सॉर्ट द डेटा. सेम इज़ द केस विद द मोड. इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू नीड टू सॉर्ट द डेटा फॉर मोड. आपको पता चल जाएगा कहीं पे भी कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वहाँ पे आप उसका मोड कैलकुलेट कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ मीडियन इट इज़ मैंडेटरी. Median means middle value. You cannot calculate the middle value unless and until you will not arrange the series in ascending or descending order. So it is mandatory for median that you need to arrange the data. 8 क्वेश्चन हो गए. क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं. सुटेबल एवरेज फॉर एवरेजिंग द शू साइज ऑफ द चिल्ड्रन. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. अगर आपने किसी फैमिली के लिए शू साइजेस लेने हैं तो आप इसमें से किस एवरेज को कंसिडर करेंगे? वेदर यू विल कंसिडर मीन, मोड, मीडियन और जियोमेट्रिक मीन. सूटेबल एवरेज जो हमने यहाँ पे चाहिए शू साइजेस में, अगर हम फैमिली के लिए शूज़ लेके आ रहे हैं तो हम किस एवरेज को कंसिडर करेंगे? मीन को कंसिडर करेंगे, साइज, लेकिन शूज साइजेस की बात चल रही है. मोड को कंसिडर करेंगे, मीडियन को कंसिडर करेंगे या फिर जियोमेट्रिक मीन को कंसिडर करेंगे? अपना आंसर नोट कीजिएगा. देख लीजिए, मैंने आपको बताया था मोड हमारे पास जो होता है वो होता है मैक्सिमम रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी. मैक्सिमम रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम रिपीटिंग आइटम भी हम कह सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में. मैक्सिमम रिपीटिंग आइटम यानी कि जब हमने शूज़ लेने हैं, हमने ये देखना है कि कितने साइजेस जो हमारे पास है जो रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एवरेज निकालेंगे शूज साइजेस का और फिर वही साइज लेके आ जाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर एवरेज निकालेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा एवरेज 7.5 आया तो 7.5 किसी का भी नहीं आएगा, ना 8 वाले को आएगा ना 7 वाले को आएगा. ठीक है, तो इसलिए आपने इस केस में क्या करना है, हमने देखना है कितनी चीज़ें जो हैं, कितने शूज साइजेस जो है वो रिपीट हो रहे हैं. क्लियर. जब आपको पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल 8 साइजेस के जो शूज़ हैं या 7 साइज के जो शूज़ हैं हमारे फैमिली में रिपीट हो जाते हैं, बहुत लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ से किस टेक्निक को यूज़ करेंगे? मोड की टेक्निक को यूज़ करेंगे. मोड से आपको रिपीटिशन पता चलता है, आपको पता चलेगा कितने शूज साइजेस हमारे फैमिली में रिपीट होते हैं, तो उस हिसाब से आप शूज़ लेके आ जाएंगे घर के लिए. क्लियर. तो इसके लिए आपके लिए जो एप्ट या सूटेबल एवरेज है वो है मोड. नेक्स्ट है हमारे पास question number 10. Question number 10 is if the values of the mean, median and mode coincide in a unimodal distribution, then the distribution will be. तो हमारे पास अगर मीन, मीडियन एंड मोड कोइंसाइड करता है कहीं पे, किसी पॉइंट पे, तो उससे हम यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. अच्छा, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम और एक नाम से पुकारते हैं. ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक और नाम देते हैं. वो नाम क्या है? Option A is skewed to left, option B is skewed to right, option C is multimodal and option D is symmetrical. किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन मुझे पूछा भी था. उसने मुझे बताया था कि सर क्या मीन, मीडियन और मोड सेम हो सकता है? तो मैंने उसको ये क्वेश्चन बताया था, ये ऑप्शन एग्जांपल बताई थी. देख लीजिए बेटा, इसमें अगर आप देखेंगे इस एग्जांपल में आप अगर मीन कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास 2 आ जाएगा. इसमें अगर आप मोड कैलकुलेट करेंगे वो आपके पास 2 आ जाएगा. और इसमें अगर आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे वो भी आपके पास 2 ही आ जाएगा. तो ये है ऐसी सीरीज़ की एग्जांपल. अगर आपके पास ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का हम एक और नाम देते हैं. ठीक है, हालांकि ये यूनिमोडल है. यूनिमोडल मीन्स सिंगल मोड है. तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का हम और एक नाम देते हैं. क्या है वो नाम? ठीक है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें आपने ज़्यादा सोचना नहीं है. उससे हम कहते हैं ऑप्शन डी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है चीज़ें. मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद पहले वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब हमारे पास सीरीज़ में एक ही पॉइंट पे मीन, मीडियन और मोड कोइंसाइड करता है, उससे हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. दोनों साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं आइटम्स. क्लियर. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं. 10 क्वेश्चन हो गए. अब हम आते हैं 11th क्वेश्चन पे. 10 में से अगर आप अभी 8 भी कर रहे हैं, 7 भी कर रहे हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है.
अभी रिविजन्स वगैरह भी बाकी हैं आपके, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन की लेवल ज़्यादा भी नहीं लेके आता हूँ, हालांकि मॉडरेट लेवल है इनकी, ज़्यादा इजी भी नहीं है, मॉडरेट लेवल है। इससे हम मॉडरेट के बाद डिफ़िकल्ट पे जाएंगे जब हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसमें आपके लिए मैं कुछ एमसीक्यू सीरीज़ लेके आ जाऊँगा जिसमें हम बेस्ट एमसीक्यूज़ लेके आ जाएंगे। हालांकि इन जिस तरह से मैं आपको पढ़ाता हूँ ऑलिव बोर्ड से, जो भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं किसी और जगह से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आई एम श्योर अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द कर्व दैट टेल्स ऑफ टू द राइट एंड इज कॉल्ड। वो कर्व जिसमें टेल होती है राइट साइड में, उससे हम क्या कहते हैं? याद है आपको, मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे आया तो मैंने सोचा इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। उसे हम पॉजिटिव स्क्यूड कहते हैं, उससे हम नेगेटिव स्क्यूड कहते हैं, उससे हम सिमेट्रिकल कहते हैं, या ऑप्शन डी, उससे हम बोथ नेगेटिव स्क्यूड एंड सिमेट्रिकल कहते हैं। अपना आंसर नोट कीजिएगा। तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। जब हमारे पास जो टेल होता है कर्व का, अगर वो राइट साइड में होता है, उससे हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। अगर यही टेल लेफ्ट साइड में होगा तो उसे हम कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। तो इसका ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। क्वेश्चन नंबर 12, question number 12 is the summary statistics which measures the middle or the center of the data are called। वो स्टेटिस्टिक्स या वो समरीज जो मेजर करते हैं मिडिल और सेंट्रल वैल्यूज ऑफ द डेटा, उससे हम क्या कहते हैं, उस स्टेटिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज लॉगरिदम्स, ऑप्शन बी इज मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी, ऑप्शन सी इज मेजर सब डिस्पर्शन, ऑप्शन डी इज प्रोपोर्शंस। जब हम किसी सीरीज में मिडिल और सेंट्रल वैल्यू देखते हैं, उस स्टेटिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं? देखिए, इससे पहले भी इस बेस पे क्वेश्चन आया था, आपको डिफरेंट तरीकों से ट्विस्टेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल देखना है एक कुछ खास कीवर्ड्स के लिए लुक फॉरवर्ड करना है मिडिल और सेंट्रल वैल्यूज़ के लिए, ठीक है? तो उससे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन अपना आंसर नोट कीजिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए, जो आपको पता भी होगा, मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी। वो स्टेटिस्टिक्स जिसमें हम मेजर करते हैं मिडिल और सेंट्रल वैल्यू, उससे हम कहते हैं मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द सैंपल। हमारे पास एक सैंपल दिया गया है, आपने बताना है इसका मीडियन क्या है। ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज 6, ऑप्शन सी इज 8 एंड ऑप्शन डी इज 9। अपना आंसर नोट कीजिएगा। तो मीडियन में मैंने आपको बताया था, एक चीज मस्ट होती है, वो है पहले डेटा को सॉर्ट करना है। इसका मतलब है हम इसको सॉर्ट करेंगे 5 5 5, क्लियर। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 8 8 9 एंड 11, सॉरी लेट मी राइट इट अगेन, 5 5 5 8 8 9 एंड 11। ये हमारे पास सॉर्टेड सीरीज। जब आपने इसको सॉर्ट किया, इसके बाद आपके पास दो टेक्निक्स है। मुझे नहीं पता अगर आपने सॉल्व किया पहले विदाउट सॉर्टिंग, आपने अगर आंसर किया है तो गलत किया है। पहले इसको सॉर्ट करना है, इसके बाद आपने इसमें मीडियन देखना है। अब हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर आपने मीडियन कैलकुलेट करना है तो किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। पहले आप देखेंगे ये ऑड सीरीज़ है कि इवन सीरीज़ है। अगर इसमें आप काउंट करेंगे, इसमें 7 आइटम्स है, ठीक है, 7 ऑब्जर्वेशंस है, इसका मतलब है हमारे पास ऑड ऑब्जर्वेशंस है। ऑड में तो ईजी है, 3 को एक साइड से करना है और 3 को एक साइड से करना है, जो बीच में बच जाता है मिडिल वैल्यू, वो हमारे पास मीडियन बन जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज 8, क्लियर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। देखिए, इस बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ले आया हूँ, हो सकता है इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। द मीन ऑफ द 10 नंबर्स इज 58। हमारे पास जो मीन है 10 नंबर्स का, वो है 58। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 40, अगर एक नंबर आपके पास दिया गया है, वो है, उसका वैल्यू है 40, व्हाट इज द मीन ऑफ द अदर 9। आपको बाकी जो 9 आइटम्स बचे हुए हैं, बाकी जो 9 ऑब्जर्वेशंस आपके पास बचे हुए हैं, आपने बताना है उनका क्या मीन हो जाएगा। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, ऑप्शन ए इज 18, ऑप्शन बी इज 60, ऑप्शन सी इज 162, ऑप्शन डी इज 540। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर नोट कीजिए, आके देख लीजिए कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया और करेक्ट आंसर इसका क्या है। चलिए, आपके पास फॉर्मूला है
एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, सिंपल सी फॉर्मूला। लेकिन आपके पास ये जो एक्स बार का वैल्यू है ये दिया गया है, और एक चीज़ यहाँ पे हमारे पास है वो है इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 40। अगर एक नंबर का हमारे पास वैल्यू दिया गया है वो 40 है, लेकिन बाकी 9 का हमारे पास वैल्यू नहीं दिया गया है। ये एक्स बार हमारे पास कितना है 58, तो इस साइड से मैं 58 लिखता हूँ। एक्स बार को इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ, एक नंबर का मुझे पता चला इसका वैल्यू कितना है 40 प्लस समेशन ऑफ एक्स ऑफ 9 आइटम्स। अब हमारे पास 9 आइटम्स बचे ना, क्लियर। तो अगर मैंने एक का यहाँ पे लिखा फिर मेरे पास 9 आइटम्स ही बचते हैं, इसलिए मैंने समेशन ऑफ 9 आइटम्स लिखा यहाँ पे। समझ आया आपको मेरी बात। एक का मेरे पास दिया गया है, मैंने यहाँ पे लिखा समेशन ऑफ 9 आइटम्स, 9 + 1 इज 10 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, एन हमारे पास टोटल है ना 10 आइटम्स। तो एक का मेरे पास दिया गया है, बाकी का मुझे कैलकुलेट करना है मीन, तो इसलिए मैं एक आइटम का वैल्यू लिखता हूँ, बाकी का मैं यहाँ पे लिखता हूँ समेशन ऑफ 9 अदर आइटम्स। 9 + 1 मीन्स 10 आइटम्स का यहाँ पे हमने सम किया, डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू मीन। इस तरह से हम मीन कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है। अब यहाँ से मैं समेशन ऑफ 9 आइटम्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, किस तरह से, इसको इसके साथ मल्टीपल करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 580 इज इक्वल टू 40 प्लस समेशन ऑफ 9 आइटम्स। हमने 9 आइटम्स का कैलकुलेट करना है सम, तो 580 में से ये 40 माइनस हो जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा 540 इज इक्वल टू समेशन ऑफ 9 आइटम्स। 9 आइटम्स का सम आपके पास कितना आया 540। जब आपके पास समेशन आया 9 आइटम्स का, तो इसके बाद आपको नया मीन कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। एक्स डैश हमारे पास कितना कैसे आ जाएगा, समेशन ऑफ 9 आइटम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स विच इज इक्वल टू 9। अब वो 10 नहीं रहे, अब वो 9 ही रहे। तो समेशन ऑफ 9 आइटम्स हमने कैलकुलेट किया था, कितना था वो 540 डिवाइडेड बाई सम ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स विच इज इक्वल टू 9। नाउ 9 1 जार 9, 6 जार 54, 9 0 जार 0। तो आपके पास जो मीन है नया 9 आइटम्स का वो है 60। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। आपने क्या करना है, आपने पहले जो आइटम का वैल्यू दिया गया है उसको इंक्लूड करके बाकी आइटम्स का समेशन कैलकुलेट करना है। जो ही आपने बाकी रिमेनिंग आइटम्स का समेशन कैलकुलेट किया, उसके बाद इजी हो जाएगा आपको मीन कैलकुलेट करना। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। चलिए, इसी बेस पे एक और क्वेश्चन है, हो सकता है आपको इसमें समझने में दिक्कत होगी हो, इसी बेस पे एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 15 14 क्वेश्चंस में अभी तक अगर आपने 11 12 भी किए हैं तो बहुत अच्छे जा रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है इसी तरह का क्वेश्चन। द मीन ऑफ 11 नंबर्स इज 7। अब हमारे पास 11 नंबर्स का मीन दिया गया है विच इज इक्वल टू 7। वन ऑफ द नंबर्स इज 13 इज डिलीटेड। इसमें एक नंबर है जिसका वैल्यू है 13, उसको डिलीट किया गया है। जब उसको डिलीट किया गया है, व्हाट इज द मीन ऑफ द रिमेनिंग 10 नंबर्स। अब हमने 10 नंबर्स का मीन कैलकुलेट करना है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पहला क्वेश्चन था, लेकिन इसमें थोड़ी से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी गई हो। कभी कभी इस तरह से भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, हालांकि आपको क्वेश्चन आता है लेकिन उसकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती है। बिल्कुल कूल रह के क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर उसको सॉल्व कर लीजिए। इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया है, पहले हमें बताया गया है कि मीन हमारे पास कितना है 7, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास कितने हैं 11 आइटम्स है। ठीक है, अब हमने कहा जाता है कि एक आइटम का वैल्यू जो 13 था वो डिलीट किया गया है, हमें नया मीन कैलकुलेट करना है। तो हम इसी तरह इसको कैलकुलेट करते हैं जिस तरह पहले हमने किया था, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, विच इज इक्वल टू, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ एक्स मेरे पास कितना दिया गया है 7 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स को मैं इस तरह से लिखता हूँ, एक आइटम का लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास एक आइटम का दिया गया है विच इज इक्वल टू 13 प्लस समेशन ऑफ एक्स। अब कितने आइटम्स अब रह गए, अब मेरे पास 10 ही आइटम्स रह गए, समेशन ऑफ 10 आइटम्स डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, 10 + 1 इज 11, इसलिए मैंने नीचे भी 11 ही लिखा, याद रखिएगा इसको। तो 10 आइटम्स यहाँ पे है और एक यहाँ रहा, वो 11 आइटम्स का समेशन डिवाइडेड बाई 11। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 77 बन जाएगा। तो 77 में से आप 13 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा 4 एंड दिस इज 6। तो 64 आपके पास समेशन ऑफ 10 आइटम्स आया। क्लियर, तो आपके पास समेशन ऑफ 10 आइटम्स जो आया वो है 64। अब मीन कैलकुलेट करना है तो इजी है, नया मीन आपके पास जो आ जाएगा वो है समेशन ऑफ 10 आइटम्स
डिवाइडेड बाई n। अब आपके पास n 11 नहीं रहे, अब आपके पास 10 ही रहे क्योंकि एक नंबर डिलीट कर दिया गया, विच इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई n इज 10। अब ये 11 नहीं, अब ये 10 ही बच गए, तो 10 1 ज़ार 10 10, ये हो जाएगा 10 6 ज़ार 60.4 बच जाएगा, 40 बन जाएगा, 10 4 ज़ार 40, तो 6.4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। 6.4 is the correct answer for this. So option B is the correct answer for this. क्या आपका भी ऑप्शन बी ही आता है? अगर नहीं आता है तो फिर से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। मैंने 14 और 15 जो क्वेश्चंस लाए हैं सिमिलर क्वेश्चंस हैं, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। इसमें अगर ये तरीका आपको नहीं आता है तो फिर से वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने जो वैल्यू, जो आइटम का वैल्यू दिया गया है वो इंक्लूड करना है, और आपने समेशन, जो नया समेशन है बाकी जो बचे हुए नंबर्स का वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद इजी है आपको बचे हुए नंबर्स का मीन निकालना, इजी। चलिए 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्ली वेज रेट्स ऑफ 60 एम्प्लॉयज ऑफ ए पेपर मिल एज फॉलोज। एक पेपर मिल में हमारे पास 60 एम्प्लॉयज़ का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया गया है, और हमने इनका मीन कैलकुलेट करना है। इनकी जो मीन वेज है, ठीक है, इनकी जो तनख्वाह है वो उसका हमने मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है। देख लीजिए हमारे पास 54 to 56 एक क्लास है, दूसरा क्लास है हमारे पास 56 to 58, 58 to 60, 60 to 62, 62 to 64। जो ही आप रेंज देखेंगे आपको डायरेक्टली पता चलना चाहिए ये कंटिन्यूअस डेटा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस को कैसे पहचानें। देखिए बेटा, यहाँ पे एक रेंज होता है, डिस्क्रीट में आपके पास रेंज नहीं होता है। वहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो ज़रूर, लेकिन वहाँ पे ये रेंज नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको एक ही वैल्यू मिलेगा, इंडिविजुअल वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे आपको रेंज मिलता है 54 to 56, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों मिलते हैं। तो जब हमने कंटिन्यूअस में मीन कैलकुलेट करना है तो हमें कौन सा तरीका अप्लाई करना है। जब आप इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी होता है, इसको डरे ना, बल्कि इसको इस तरह से आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए ये हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले ऑप्शन है हमारे पास 58.60, दूसरा ऑप्शन है 59.0, तीसरा है 57.60, चौथा है हमारे पास 57.10, ठीक है 57.10। तो ये आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जिस तरह से मैंने आपको फॉर्मूला बताई हुई है वही फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। आप अपना आंसर नोट कीजिए, मेरे आंसर के साथ आप मैच कीजिए, फिर देख लीजिए कि ये करेक्ट आपने किया है कि नहीं है। चलिए हम भी तब तक यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो एक साइड से है वो वेज दिए गए हैं, दूसरी साइड से हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर्स इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो पहला है हमारे पास 54 to 56, दूसरा है हमारे पास 56 to 58, तीसरा है हमारे पास 58 to 60, 60 to 62, ठीक है 62 to 64। फ्रीक्वेंसीज हमारे पास दी गई है 10 10 20 10 और 10, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दी गई है। क्लियर। अच्छा, जब आपके पास ये चीज़ें दी गई है तो अब आपने क्या कैलकुलेट करना है। इसमें से आपने एफ एक्स तो नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके पास एक्स नहीं दिया गया है। तो एक्स कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज में आपने इन दो का सम करना है, डिवाइड बाई करना है 2। तो 54 + 56 डिवाइड बाई 2, 54 + 56 इज 110, 110 डिवाइड बाई 2 इज 55। क्लियर। तो ये आपके पास आ जाता है 56 + 58, ये आपके पास कितना बन जाता है 56 + 58 विच इज इक्वल 114। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास 57 बन जाएगा डिवाइड बाई 2 करके। इसी तरह हमारा नेक्स्ट वैल्यू जो बन जाएगा 59 बन जाएगा, नेक्स्ट बन जाएगा हमारे पास 62, और नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा 63। क्लियर। यही वैल्यू हमारे पास बन जाएंगे, एक्स के वैल्यू हमारे पास ये आ जाते हैं 55 57 59 61 एंड 63। दो टर्म्स को सम करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। मिड वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये हमारे पास एक्स आ गया। अब हम एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो एफ एक्स हमारे पास कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, सिंपली फ्रीक्वेंसी और एक्स को मल्टीपल करना है। तो 55 × 10 इज, ये हमारे पास 550 बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 57 × 10 विच इज इक्वल टू 570, ठीक है। नेक्स्ट इज 20 × 59 विच इज इक्वल टू
1180 clear. Next is 61 into 10 which is equal to 610. Next is 63 into 10 which is equal to 630. सिंपल. तो इसको सम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स. समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है हमारे पास, विच इज इक्वल टू 3540 बन जाता है आपके पास. 3540 आपके पास समेशन ऑफ एक्स आया. नेक्स्ट आपने क्या करना है, समेशन ऑफ एफ कैलकुलेट करना है. इसको कैलकुलेट करेंगे. 10 + 10 इज 20, 20 + 20 इज 40, 40 + 10 इज 50, 50 + 10 इज 60. तो 60 आ जाता है आपका वैल्यू किसका, समेशन ऑफ एफ का, 60. ठीक है. अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई. हम एक्स यानी कि एक्स बार यानी कि मीन कैलकुलेट कर सकते हैं. हमारे पास फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ. ठीक है. समेशन ऑफ एफ एक्स कितना निकला था, अभी हमने कैलकुलेट किया था, विच इज इक्वल टू 3540 डिवाइड बाई समेशन एफ कितना था, वो था 60 हमारे पास. दोनों चीज़ें, तो ये 0 और ये 0 गया. 6 1 जार 6, 5 जार 30, 6 9 जार 54. तो ये आपके पास x बार जो है वो 59 आ जाता है. अपने आंसर के साथ मैच कीजिएगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आप देख लीजिएगा कि आपका आंसर भी सही आया. 15 क्वेश्चन किए हैं हमने, 15 में से 13 आपने किए हैं तो बहुत अच्छे जा रहे हैं. 13 से ज़्यादा किए हैं तो बहुत ज़बरदस्त बात है. अगर फिर भी कोई नहीं कर पाया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स कीजिएगा ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें. अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो कल आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास. इन द लास्ट स्टैटिस्टिक्स टेस्ट एवरेज मार्क्स ऑफ 10 ट्रिपल स्टूडेंट्स वर 15. करेक्ट मार्क्स फॉर वन स्टूडेंट इज 20 विच वॉज मिस्टर्ड एज 18. व्हाट इज द करेक्ट मीन. ठीक है. मैंने आपको बताया था जब हमारे पास करेक्शन होती है तो करेक्शन किस तरह से हम करते हैं वो हमने देखना है. इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है ट्रिपल एस के स्टूडेंट्स, जिसमें उनका मीन वैल्यू जो था वो यानी कि मीन मार्क्स जो थे वो थे 15. अब हमें पता चला कि एक स्टूडेंट के करेक्ट मार्क्स जो है वो 20 है लेकिन हमने उसको 18 रीड किया था. अब हमने नया मीन कैलकुलेट करना है. तो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि किस तरह से हम करेक्शन करते हैं मीन में, तो वो आपको पता है. ठीक है. उसको मद्देनज़र रख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि करेक्ट ऑप्शन कौन है. whether it is 16, whether it is option B 15.2, whether it is option C 16.2, whether it is option D. ऑप्शन डी इनकम्प्लीट डेटा. क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें डेटा कंप्लीट नहीं दिया गया है. आपने चूज़ करना है. वीडियो को पॉज करके अपना आंसर नोट कीजिएगा सॉल्व करके और मुझे बता दीजिएगा आपका आंसर क्या आया. तब तक हम यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर अपने आंसर को आप मैच कर सकते हैं. देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि मीन अगर हमने कैलकुलेट करना है, मीन में करेक्शन कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, कैलकुलेट समेशन हमने कैलकुलेट करना है सभी मार्क्स का, सभी वैल्यूज़ का. हमारे पास मीन है. मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन. वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है. अब हमारे पास मीन वैल्यू जो दिया गया है वो है 15. तो 15 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10. तो हमारे पास समेशन एक्स जो आया वो है 150. 15 और 10 का मल्टीपल हो जाएगा, ये हमारे पास 150 आ जाएगा. आपके पास जब समेशन ऑफ एक्स आ जाता है, मैंने आपको कहा था करेक्शन करने के लिए समेशन एक्स अब जब आपके पास आ जाता है विच इज इक्वल टू 150, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने ऐड करने हैं इसमें करेक्ट मार्क्स और इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं रॉन्ग मार्क्स. क्लियर, यही था ना सिंपल टेक्निक. तो विच इज इक्वल टू 150. करेक्ट मार्क्स क्या है हमारे पास 20 माइनस हमारे पास रॉन्ग मार्क्स क्या है 18, वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं. तो ये आपके पास बन जाएगा 152. आपके पास नया समेशन कैलकुलेट हुआ 152. ठीक है, ये हो जाएगा 170. 170 माइनस 18 इज 152. अब जब आपके पास नया समेशन आया, ठीक है, तो यहाँ से आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं. ईजी है. तो मीन कैलकुलेट करने का तरीका ये है, समेशन ऑफ एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन. ठीक है, विच इज इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास, वो हमारे पास 10 थे. 152 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 15.2. ठीक है, 15.2. सिंपल है. यहाँ पे हमने समेशन कैलकुलेट करना है. समेशन जब हमने कैलकुलेट किया उसमें से करेक्ट मार्क्स प्लस करने हैं
और रॉन्ग मार्क्स माइनस करने हैं, और उसके बाद आपने नया मीन कैलकुलेट करना है। इजी है मीन कैलकुलेट करना, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास आया वो है ऑप्शन बी 15.2। अपने आंसर के साथ मैच कीजिएगा, क्या आपका भी यही आंसर आया? बी ट्रू टू योर सेल्फ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ऐसे वैसे मार्क्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितने आपके आते हैं वो ही लिखें। ठीक है, ये जंग आपके अपने साथ है, किसी और के साथ नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन ऑफ द कंटिन्यूअस सीरीज इज। ठीक है, जब हम कंटिन्यूअस सीरीज के लिए मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है मीडियन कैलकुलेट करने का? कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? ऑप्शन ए इज मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एफ बाई आई, एल मीन्स लोअर लिमिट, प्लस एफ बाई आई फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई इंटरवल multiplied by m minus c, where m is being calculated, मैंने आपको बताया था m कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, स्मॉल m। ठीक है, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। या ऑप्शन बी m इज इक्वल टू एल प्लस आई बाई एफ सी माइनस एम। ऑप्शन सी m इज इक्वल टू एल प्लस आई बाई एफ m माइनस सी। ठीक है, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई भी फॉर्मूला जो ऊपर दी गई है कोई भी सही नहीं है। आपने इन चार ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है कि एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास मीडियन कैलकुलेट करने का कंटिन्यूअस सीरीज में। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाए, कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए आप अपना आंसर नोट कीजिए और मुझे बताइए कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। मैंने आपको बताया था मीडियन कंटिन्यूअस सीरीज में इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, एल प्लस आई बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एम माइनस सी पी, या सी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला मीडियन कैलकुलेट करने का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज मोड ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज। हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज दी गई है, देख लीजिए डिस्क्रीट सीरीज में आपको ऐसे पता चल जाएगा, यहाँ पे रेंज नहीं है। ये हमारे पास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स है। ठीक है, और ये हम इसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपने बताना है मोड क्या है इसका, इस सीरीज का मोड क्या है। ऑप्शन ए 12, 14 एंड 16, ऑप्शन बी 10, 15 एंड 20, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी ऑल मोड। वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और मुझे बता दीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ब्रदर बताना नहीं है, आपने मैच करना है मेरे आंसर से। तो एक तरफ से हमारे पास मार्क्स दिए गए हैं 10, 12, 14, 15, 16, 17, ठीक है, 18, 19 एंड 20, इस तरह से। ठीक है, दूसरी तरफ से हमारे पास क्या दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्या है फ्रीक्वेंसी? 5, 10, 15, इसके बाद 20, 25, 30, 30, 10 एंड 20। ठीक है, इस तरह से दिए गए हमारे पास फ्रीक्वेंसीज। अब आपने बताना है इसमें मोड क्या है। क्लियर? तो मोड कैलकुलेट करने का तरीका क्या था डिस्क्रीट सीरीज में, मैंने आपको बताया था। मोड कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास, हमने देखनी है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत भी कर सकते हैं, वो देखेंगे रिपीटेड फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में ऐसा नहीं है, वो इंडिविजुअल सीरीज के लिए है कौन कौन से वैल्यूज रिपीट होते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में हमने देखनी है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो है 30। ठीक है, तो 30 का जो एडजेसेंट वैल्यू है या कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है किसमें, एक्स में, वो हमारे पास मोड आ जाता है। तो 30 का जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो है 18, इसलिए इस सीरीज का करेक्ट मोड जो है वो है 18 हमारे पास, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 30 एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू इज 18। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं।
अभी तक हमने 19 क्वेश्चंस किए हैं, आखिरी क्वेश्चन है हमारा। देख लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने आखिर में क्यों रखा। जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन बताया था जिसमें हमने कुछ रेक्टिफिकेशन की थी, जिसमें गलती हुई थी पिछली बार, हमने इस बार उसको किया। इस बार मैंने ये क्वेश्चन आखिर में इसलिए लाया, लास्ट में इसलिए लाया, ताकि इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊं कि इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे आपको सॉल्व भी ना करना पड़े। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें बताया गया है बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज इसमें मैंने किया है। हमारे पास एक सीरीज दिया गया है 5, 10, 15, 20, 25। इन द अबव सीरीज इफ द मीन इज डिक्रीज्ड बाय 3। इस ऊपर वाले सीरीज में अगर मीन को डिक्रीज किया गया है 3 से, पहले हमने कहा था इंक्रीज किया गया था 2 से, लेकिन इसमें डिक्रीज किया गया है 3 से। व्हाट विल हैपन टू द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस इफ ऑल आर इक्वली इफेक्टेड। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के साथ क्या हो जाएगा अगर सभी इक्वली इफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए है इंक्रीज बाय 0.6, ऑप्शन बी है डिक्रीज बाय 3, ऑप्शन सी है इंक्रीज बाय 5 एंड ऑप्शन डी इज डिक्रीज बाय 2। ठीक है, आप अपना आंसर नोट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देख लीजिए, मैंने आपको बताया था हमें इसमें क्या करना है। हमें पहले देखना है इसका मीन क्या है। मीन कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास है समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। तो समेशन ऑफ एक्स, हम इसको सम करेंगे, 10 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 10 इज 15, 15 प्लस 15 इज 30, 30 प्लस 20 इज 50, 50 प्लस 25 इज 75। तो समेशन ऑफ एक्स हमारे पास 75 आया। ठीक है, इनका सम करके डिवाइड में नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास कितने हैं 5, विच इज इक्वल टू 20, विच इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो हमारे पास मीन आ जाता है 15, 5 1 जार 5 1 जार 5 5 जार 25, तो 15 हमारे पास आ गया मीन वैल्यू। मीन हमारे पास 15 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था आपने कैलकुलेट करना है इस मीन में। दो चीज़ें याद रखनी है इस वाले जो हमने पहले मीन कैलकुलेट किया, एक तो समेशन विच इज इक्वल टू 75, दूसरा मीन क्या हुआ कैलकुलेट हुआ विच इज इक्वल टू 15। अब हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट वो है इफ मीन इज डिक्रीज्ड बाय 3। जब हमने मीन को डिक्रीज किया 3 से, तो मीन को डिक्रीज करेंगे 3 से, अब हमारे पास एक्स डैश कितना बच जाएगा विच इज इक्वल टू 13, सॉरी 12। 15 में से 3 माइनस करेंगे विच इज इक्वल टू 12। आपके पास नया मीन आया 12। अब आपने देखना है कि नया समेशन आपके पास क्या आ जाएगा। तो नया समेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डैश डिवाइड बाई एन। क्लियर। तो अब हमारे पास नया मीन क्या है, नया मीन हमारे पास 12 है। यहाँ पे देख लीजिएगा, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डैश हमने कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम्स इज 5। तो 5 इंटू 12 इज 60। तो हमारे पास एक्स डैश जो आया वो है हमारे पास 60। अब पहले कितना था 75, अब 60 है। डिफरेंस कितना है, एक्स माइनस एक्स डैश क्या वो है 15, यानी कि 15 कम हुआ है ओवरऑल समेशन में। कितना कम हुआ है 15 कम हुआ है। ये 15 हमने अब 5 में डिवाइड करना है। ठीक है, मैंने बताया आपको जब हमने समेशन में डिफरेंस कैलकुलेट किया उसके बाद इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। इसको डिवाइड बाई 5 करेंगे, इसका मतलब है 3 डिक्रीमेंट होगा हर एक ऑब्जर्वेशन में। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डिक्रीज्ड बाय 3। ये आंसर मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता था, पहले क्वेश्चन में भी डायरेक्टली आंसर बता सकता था, लेकिन क्यों नहीं बताया, मैंने आपको बताना था कि हम जब इसको फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं और हम इसको डायरेक्टली अगर देखेंगे तो उस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक ट्रिक मैंने देखी है इसमें से कल, आप इसमें से और एग्जाम्पल्स को अगर प्रैक्टिस करेंगे और आप देख लेंगे कि ये सही है कि नहीं। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, मीन इज डिक्रीज मीन इज इंक्रीज, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा जितना आपके पास वैल्यू होगा, मगर ये चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे ऑल आर इक्वली इफेक्टेड। ये दो चीज़ें आपने जब देखी, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है मीन, और सभी ऑब्जर्वेशन इक्वली इफेक्टेड हो रहे हैं, आपको सिंपली वो ही करना है। क्या करना है आपको, डिक्रीज बाई 3 यहाँ पे लिखा है, तो हर एक ऑब्जर्वेशन भी डिक्रीज बाई 3 होगा। डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं। पहले केस में क्या था इंक्रीज बाई 2, मीन क्या हो रहा था इंक्रीज बाई 2, इंक्रीज बाई 2 आपने देख लिया। दूसरा आपने क्या देखा ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वली इफेक्टेड, ये दो चीजें आपने देख ली। आपने डायरेक्टली लिखना है आंसर में इंक्रीज बाई 2। अगर आपके पास और एक क्वेश्चन आता है इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल मीन आपके पास सीरीज दी गई है, फिर आपसे कहा है कि मीन इज इंक्रीज बाई 5।
ठीक है, मीन इज इंक्रीज बाय 5। और आगे लिखा गया है ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वली अफेक्टेड। आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्टली लिख लीजिए कि ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड बाय 5। हर एक ऑब्जर्वेशन 5 वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है। ये चीज़ याद रखिए, ये ट्रिक याद रखिएगा। डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है और आपने ये देखना है कि इक्वली इफेक्टेड हो रहे हैं, तो डायरेक्टली आपको ये आप इस कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि हर एक ऑब्जर्वेशन का इतना ही वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगा, या इंक्रीमेंट हो रहा है तो हर एक वैल्यू ऑब्जर्वेशन का इतना ही वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन में गलती नहीं हुई होगी तो इसमें ये ट्रिक सामने नहीं आती किस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस पर आपको मिनट क्या, इसमें आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आंसर करने में। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आज किए। 20 में से अगर आप 17-16 कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी आपने रिविजन्स नहीं किए, प्रैक्टिस नहीं किए इन क्वेश्चंस का, तो आप इनका प्रैक्टिस कीजिए। नए नए क्वेश्चन सेट्स लेके आ जाइए, गूगल से आप ढूंढ लीजिए, कहीं और से जहाँ से आप प्रैक्टिस सेट्स ले रहे हैं। आप सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाह रहे हैं कैसे, तो कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। और फिर जब इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फाइनल में जब मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लेके आ जाऊंगा, उसमें आप देखेंगे उसमें लेवल हाई होगी, और साथ ही साथ तब आपको पता चलेगा हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, मैं आपके साथ हूँ आखिर तक, जब तक हम इसका सिलेबस कंप्लीट ना करेंगे। बस आप जिस तरह मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ, आप इसी तरह मेहनत करें। सुबह के 6 बजे उठ के मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए। इजाज़त लेते हैं, आपका ये सेशन यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। इजाज़त दीजिएगा, ओके बाय।